स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस मंत्रा में मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग गुप्ता वंश को पढ़ेंगे, जो कि चंद्रगुप्त के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद या मौर्य वंश के बाद अगर आपसे पूछा जाए इतिहास में कौन सा ऐसा बड़ा और संगठित वंश हुआ, तो हमारा आंसर क्या होता है? हमारा आंसर होता है गुप्ता वंश। तो गुप्ता वंश के बारे में आज हम लोग बेसिक बातें पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और किस तरह से जो है क्यों इसको केंद्रीय शासन कहा जाता है और क्यों इसका नाम इतिहास में मौर्यंस के बाद सबसे ज़्यादा लिया जाता है। तो उन्हीं सब छोटी छोटी बातों को हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उस पर भी हम लोग नज़र मारेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम गुप्ता वंश की बात करते हैं तो गुप्ता वंश का टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो 240 से 550 ईस्वी है। ठीक है, इसमें भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं स्कॉलर्स के बीच में। तो एग्ज़ाम में अगर आएगा तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें पूछा गया था कि गुप्ता वंश का टाइम पीरियड क्या था। तो उसमें ऑप्शन 300 से 500 दे रखा था, 300 एडी से 500 एडी तक दे रखा था। तो अगर हम लोग बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ देखें तो हम पाएंगे कि 240 से शुरू हो जाता है गुप्ता वंश और 550 तक ये चलता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड बात है कि आखिर ये आए कहाँ से, मतलब इनका ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरह से, और इनको गुप्ता ही क्यों कहा जाता है। कुछ किताबें ये बताती हैं कि भले ये गुप्ता हैं, गुप्ता वंश हैं, लेकिन एक्चुअली में इनकी जो जाति थी वो ब्राह्मण थी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखा गया है कि इतिहास में आगे चलकर कुछ राजाओं ने अपनी बेटी का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह जो है ब्राह्मण वंश से या ब्राह्मण वंश के राजा से करवाया है। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि गुप्ता वंश के जो राजा थे या रूलर्स हुए हैं वो बाय कास्ट ब्राह्मण थे। और इसका एक दूसरा लॉजिक ये भी लगता है क्योंकि गुप्ता वंश में जो धार्मिक परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए इनका, तो ये लोग वैष्णव धर्म के मानने वाले थे और वैष्णव धर्म का मतलब विष्णु को पूजने वाले थे। तो इस एंगल से भी देखा जाए तो कुछ विद्वान कहते हैं कि ये एक ब्राह्मण वंशीय रूलर हुए हैं। तो खैर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए। अब सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग बात करते हैं कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ है। देखिए, गुप्ता वंश से पहले क्या था। हमने इससे पहले विदेशी आक्रमण पढ़े थे, जिसमें हमने हिंद यवन पढ़ा है ना, और शकों को पढ़ा, पहलव को पढ़ा, कुषाण को पढ़ा। तो कुषाण वंश का जब अंतिम दौर चल रहा था, यानी कि कुषाण वंश की हम लोग बात करते हैं, कनिष्क की जब हम लोग बात करते हैं तो कुषाण वंश की बात हो रही होती है। तो कनिष्क के बाद जो कुषाण वंश चल रहा था वो धीरे धीरे करके क्या हुआ, खत्म होने लग गया। और ऐसा कहा जाता है कि जो गुप्ता वंश के प्रारंभिक राजा हुए हैं, जैसे कि हम लोग बात करें श्रीगुप्त की या घटोत्कच की, तो ये उनके सामंत हुआ करते थे। मतलब ये गुप्ता वंश के जो प्रारंभिक रूलर, जिसकी अब बात करें श्रीगुप्त की, अगर हम लोग मेनली बात करते हैं तो श्रीगुप्त जो था ये कुषाण वंशीय राजाओं के यहाँ सामंती थे। ठीक, तो जैसे जैसे कुषाणों की शक्तियाँ कमज़ोर होने लग गई, इन लोगों ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया। और आगे चलकर यही, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं, समुद्रगुप्त का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये कुछ महान राजा हुए गुप्ता वंश में, जिन्होंने अपनी एक पहचान छोड़ी इतिहास में। और भी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि इतिहास का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है, इतिहास का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो आंसर आपका गुप्ता वंश होता है। तो क्यों कहा जाता है उसके पीछे भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न रहा करते थे और वहीं पर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मंदिरों का निर्माण सबसे पहले माना जाता है कि गुप्ता वंश से ही शुरू हुआ है ना। और विष्णु का दशावतार वाला जो कंसेप्ट है ये भी माना जाता है कि गुप्ता वंश से ही प्रारंभ इसका माना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें गुप्ता वंश में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ शुरू करते हैं गुप्ता वंश को, गुप्ता वंश, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड जैसे मैं बता ही चुका हूँ, इसका 240 एडी से आप मानते हैं और 550 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। जब आप देख सकते हैं लगभग 300 साल के आसपास इन्होंने शासन किया है, तो बहुत बड़ा टेन्योर होता है अपने आप में। इसीलिए कहा जाता है, पहली बात समझें आप ध्यान से, कि इस वंश को इतिहास में, या प्राचीन इतिहास में या इतिहास में आप कह सकते हैं, इतिहास में मौर्य वंश के बाद दूसरा सबसे संगठित वंश माना जाता है, तो बेसिक बात है, पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात और क्या हमें याद रखनी है, इनका ओरिजिन, मतलब इनका आप कह सकते हैं कि किस तरह से ये कहाँ से आए हैं, क्या था ओरिजिन। अगर हम बात करें तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें कि ये
कुषाण वंश के राजाओं के यहाँ सामंती हुए, सामंती थे। सारे नहीं, शुरुआत के। ठीक है, कौन कौन से मैं लिख भी देता हूं यहां पर। एक तो श्रीगुप्त जो पहले संस्थापक हुए इसके, दूसरे घटोत्कच, इनका बेटा घटोत्कच, मतलब ये स्वतंत्र नहीं थे, ऐसा कह सकते हैं आप। दूसरी बात क्या है जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये अगर हम लोग थोड़ा सा इनका धार्मिक परिप्रेक्ष्य देखें या फिर देखते हैं कि कहाँ इनका लोकेशन क्या था, तो क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्र इनका जो था वो प्रारंभ में तो बिहार में हुआ, बिहार में, और उसके बाद कुछ हिस्सा इन्होंने जो है, काफ़ी हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश का भी जीता। तो इनका क्षेत्र अगर देखें तो बिहार उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन था वो इनका मेन था। अगर बात करते हैं इनकी कैपिटल की, तो राजधानी की जब हम लोग बात करेंगे तो राजधानी प्रारंभिक इनकी क्या थी, पाटलिपुत्रा ही थी। ठीक है, बाद में जाके उज्जैन भी हुई है, लेकिन फिलहाल आप पाटलिपुत्रा याद रखें। धर्म की बात करें तो धार्मिक परिस्थिति क्या थी इनकी, धार्मिक पहचान अगर हम लिखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। कौन से धर्म को, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता ही है कि वैष्णव धर्म का मतलब क्या होता है, विष्णु के उपासक। इसका मतलब क्या हुआ, विष्णु के उपासक थे। ठीक है, और विष्णु के उपासक थे, कैसे पता लगता है, कोई ऐसा अगर हम बात करें कि ऐसा क्या हमें एविडेंस मिलता है, तो आप बताएंगे कि यूपी में एक मंदिर है दशावतार, है ना। उदाहरण के लिए हम लोग बात करें, यूपी के ललितपुर में दशावतार मंदिर, विष्णु का दशावतार मंदिर यहीं की देन है। ठीक है, तो यहाँ से पता लगा। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें कि जो गुप्ता वंशीय राजा हुए हैं, इन्होंने भारतीय इतिहास में बहुत सी चीज़ें की, जैसे मंदिरों का निर्माण माना जाता है कि इन्हीं के टाइम पर हुआ है ना। इसी वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, स्वर्णिम युग, या फिर हम कहें इसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इनके बारे में बेसिक्स पता होनी चाहिए। मौर्य वंश के बाद दूसरा सबसे संगठित वंश माना जाता है। कुषाण वंश के राजाओं के यहाँ सामंती थे। क्षेत्र बिहार उत्तर प्रदेश, राजधानी पाटलिपुत्रा थी। धार्मिक पहचान की बात करें तो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे और विष्णु के उपासक थे। उदाहरण जैसे यूपी के ललितपुर का दशावतार मंदिर एक सबसे अच्छा उत्कृष्ट नमूना है इस वंश का। इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। जितनी बातें बोर्ड पर लिखी हुई हैं ये सारी की सारी किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आप थोड़ा सा चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा अगली बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है, गोल्डन पीरियड, तो थोड़ा सा इस पर एक जगह नज़र मान लेते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन आता है कि भाई स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग किसको कहते हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि मुगल काल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है ना, किस रूलर के समय को, एरा को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार इसको आप क्विकली देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें स्वर्णकाल, इसको लिख लीजिएगा, स्वर्णकाल। स्वर्णकाल का मतलब होता है गोल्डन पीरियड। देखिए स्वर्णकाल का मतलब वैसे होता क्या है, बेसिकली इसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड जो है वो गुप्ता वंश को कहा जाता है, तो इसका मतलब ये है कि गुप्ता पीरियड में 240 से लेकर 550 ईस्वी तक का जो एरा है ये गुप्ता वंश ने संभाला। और यहाँ पर क्या हुआ, इसलिए इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है भारतीय इतिहास का, क्योंकि यहाँ पर कला और संस्कृति, मंदिरों का निर्माण, वेदों का पुनरुत्थान हुआ, वेदों की तरफ लोग वापस आए। लोगों को, जो यहाँ के रूलर्स हुए, उन्होंने वेदों को ज़्यादा महत्वता दी, वेदों को पढ़ाया लोगों को, या लोगों तक उसका ज्ञान पहुँचाया, मंदिरों का निर्माण करवाया। जिस तरह की, जैसे आपको पता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब चीज़ें आ चुकी थी पहले भी, तो काफ़ी जो सनातनी लोग थे वो उस धर्म में जा चुके थे। तो इन राजाओं ने कुल मिला के भारतीय संस्कृति के लिए बहुत काम किया, इसीलिए कहा जाता है कि जो गुप्ता पीरियड है वो भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए अगर आपसे कहा जाए भारतीय इतिहास का
जैसे कि अभी हमने पढ़ा भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड, तो आप आंसर करेंगे गुप्ता वंश को, जो कि जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया ही है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि गुप्ता वंश, गुप्ता एरा का स्वर्णिम युग किसको कहते हैं, तो गुप्ता की अगर बात करें, गुप्ता वंश में किसके उसको रूलर को कहा जाता है, तो देखिए चंद्रगुप्त सेकंड का जो समय है, चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि इसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, इसका जो टेन्योर रहा है, उसके पीरियड को क्या कहा जाता है, गुप्ता वंश का स्वर्णिम काल। दोबारा सुनना, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल गुप्ता वंश का स्वर्णिम काल द एरा ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। बातें ध्यान रहेंगी। चलिए अगली बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल वंश का स्वर्णिम काल किसके एरा को कहा जाता है, तो मुगल वंश का जो स्वर्णिम काल है ये आपका कहा जाता है शाहजहां के समय को। किसको कहा जाता है, शाहजहां के समय को। अभी हम पढ़ेंगे, आगे आएगा भी। शाहजहां का जो टेन्योर है या शाहजहां का जो टाइम पीरियड है, उस पूरे टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, मुगल वंश का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए दूसरी बात, स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग, तो आप आंसर क्या करेंगे, शाहजहां ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 7 वंडर में शुमार है आगरा का ताजमहल, तो वो किसने बनवाया था, वो शाहजहां ने बनवाया था। तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं। स्थापत्य कला का मतलब होता है आर्किटेक्चर, है ना। आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड किसके पीरियड को कहा जाता है, तो आप आंसर करेंगे शाहजहां को। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है, तो आप आंसर करेंगे कृष्णदेव राय का नाम आपको याद रखना है। कृष्णदेव राय किस पीरियड को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इन्हीं के समय में रहा करते थे अष्टदिग्गज। ठीक है, अष्टदिग्गज इन्हीं के टाइम पीरियड में रहा करते थे, इसीलिए जो कृष्णदेव राय का टेन्योर है तेलुगु साहित्य यानी कि तेलुगु लिटरेचर का क्या माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है। ठीक है, चित्रकला हो गया। अच्छा, एक हो गया आपका स्थापत्य कला, एक होता है आपका चित्रकला का स्वर्णिम काल। बहुत बार पूछा जाता है चित्रकला का स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्णिम काल, गोल्डन एरा ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो आप बताएंगे आंसर इसका आंसर होगा आपका जहांगीर। देखना इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, जहांगीर स्टूडेंट शाहजहां लगा के आ जाते हैं, ये नहीं देखते पूछा क्या है। अगर स्थापत्य कला का पूछे, आर्किटेक्ट का पूछे तो शाहजहां है, मुगल वंश का पूछे तो शाहजहां है, लेकिन अगर आर्ट एंड कल्चर का पूछेगा तो आंसर क्या होगा, जहांगीर। ठीक है, तो ये स्वर्णिम युग से कुछ क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चन इसमें आपके मिल जाते हैं। गुप्ता वंश को भारतीय इतिहास का कहा जाता है और गुप्ता वंश चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया और 5वां क्वेश्चन आपका ये हो गया। तो ये चीज़ें हैं स्वर्णिम काल से संबंधित, इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं गुप्ता वंश पे। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं वंशीय राजाओं के बारे में, इनका सीक्वेंस देखते हैं, क्योंकि सीक्वेंस से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो हेडिंग बना सकते हैं, इसको यहाँ नहीं लिखते हम लोग, गुप्ता वंश के जो राजा हुए उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए गुप्ता वंशीय रूलर या राजा, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो गुप्त से होती है, जिसको आप श्रीगुप्त कहते हो। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद जो आए वो थे घटोत्कच। कौन थे, घटोत्कच। उसके बाद अगर हम लोग बात करें चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, देखिए पहले थोड़ा इनके बारे में देखते चलते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है, मैं टाइम पीरियड यहाँ लिख रहा हूँ, 240 से लेकर 280 तक एडी चल रहा है सब कुछ। ठीक है, इनका 280 से लेकर 319 एडी तक जो है घटोत्कच रहे, इनके बेटे थे। और 319 एडी से लेकर 335 एडी तक आपके चंद्रगुप्त प्रथम रहे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगले जो आए वो थे समुद्रगुप्त। ही वॉज समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि जिन्होंने ली थी, और इन्हीं के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, गुप्ता वंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है।
उसके बाद जो अगले रूलर आए वो थे आपके कुमारगुप्त। कौन थे? अच्छा इसको इधर लिख देते हैं, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम बोलते हैं क्योंकि कुमारगुप्त आगे जाके द्वितीय भी आए हैं, तृतीय भी आए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। स्कंदगुप्त, उनके बाद स्कंदगुप्त आए हैं, ठीक है, स्कंदगुप्त। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लगाएंगे। स्कंदगुप्त के बाद एक्चुअली में क्या हुआ है, स्कंदगुप्त के बाद जो भी रूलर आए थे उनको स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कुछ खास किया नहीं है, तो इसलिए उनके बारे में जानना इतना ज़रूरी नहीं। लेकिन आप ये याद रखें, इसके बाद जो अगला आपको ध्यान रखना है वो है, एक तो भानुगुप्त का नाम याद रखना है, ठीक है, और भानुगुप्त के बाद एक आपको नाम याद रखना है इसके अंदर, विष्णुगुप्त। तो इतने रूलर्स के बारे में एटलीस्ट आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब इनका टाइम पीरियड पूरा कर देते हैं। 335 तक आपके चंद्रगुप्त प्रथम रहे, उसके बाद 335 से लेकर 375 एडी तक, ठीक है, ये रहे आपके समुद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइम पीरियड आता है, समुद्रगुप्त के बेटे थे ये, ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है लगभग 40 साल का ही माना जाता है। 375 से 415 एडी इनका माना जाता है, ठीक है। किसका ही, एक थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, 375 से लेकर 415 एडी तक, ठीक है, ये माना जाता है चंद्रगुप्त का। तो आप देख सकते हो 25 और 10 35, ठीक, 35, लगभग वही 40 साल के अराउंड इनका जो है टाइम पीरियड माना जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि लगभग 40 का डिफरेंस आ रहा है सब में, है ना। सबके नहीं याद रखने, जिसको मैं बताऊंगा आपको उसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद स्कंदगुप्त की बात करें हम लोग, सॉरी कुमारगुप्त की बात करें, तो 415 से शुरू होकर इनका जो टाइम पीरियड चला है 454 तक चला है। 415 से, एक सेकेंड, 415 एडी से लेकर 415 से लेकर लगभग इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 455 भी लिखा हुआ है कुछ किताबों में और 454 भी लिखा हुआ है, तो आप जो भी ले सकते हैं। 454 ज़्यादा ऑथेंटिक है तो इसलिए हम इसको लेंगे। स्कंदगुप्त की बात करें तो 454 से लेकर 467 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। 455 से 467, 455 से 467 तक इनका टाइम पीरियड रहा है स्कंदगुप्त का, ठीक है। उसके बाद भानुगुप्त के बारे में कोई खास नहीं है, तो 510 एडी आप याद कर सकते हो, वजह मैं बताऊँगा आपको। अच्छा देखिए, अब मेन चीज़ क्या है, इनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स आप यहीं लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, श्रीगुप्त ने जो उपाधि ली थी वो महाराज की उपाधि ली थी, महाराज की, ये उपाधि की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, ये इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। अच्छा देखिए, अगर आपसे पूछा जाए गुप्ता वंश का संस्थापक तो आंसर होगा श्रीगुप्त। एक्चुअली इनका नाम गुप्त था, ये इनकी उपाधि है श्रीगुप्त, ठीक है। इसीलिए अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें, जो महाराज की उपाधि होती है ना, उस समय के एरा में ये सामंत लोग लिया करते थे, सामंती लोग जो हुआ करते थे उनको महाराज कहा जाता था। तो इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये दोनों रूलर क्योंकि श्रीगुप्त की भी उपाधि यही थी और इसकी भी उपाधि यही थी, महाराज की, ठीक है। तो इन दोनों की उपाधि महाराज ही थी, इसीलिए कहा जाता है कि जो ऊपर के दो रूलर हैं ये स्वतंत्र रूलर नहीं थे, ठीक है। ये आप कह सकते हैं, इस नोट करके लिख सकते हैं आप इसको, ये दोनों रूलर जो थे ये कुषाणों के सामंती थे या कुषाणों के अधीन थे, कुषाणों के अधीन थे, ठीक है। अगले जो रूलर है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, इन्होंने जो उपाधि ली वो महाराजा अधिराज की ली, महाराजा अधिराज। कई बार इनकी उपाधि पूछी गई है, महाराजा अधिराज की उपाधि इनकी थी। महाराजा अधिराज का मतलब होता है महाराजाओं का राजा, ठीक है, महाराजाओं का राजा महाराजा अधिराज कहे जाते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम को ही कहा जाता है। और दूसरी बात, इन्हीं को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन होगा कि संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर होता है। देखिए संस्थापक का मतलब होता है जिसने इस वंश की नींव रखी, शुरुआत की, लेकिन वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है कि एक ऐसा रूलर जिसने उस साम्राज्य को एक्सपेंड किया हो, या फिर कह सकते हैं कि उस राजा के टाइम पर इस वंश को पहचान मिली हो। तो चंद्रगुप्त प्रथम वो राजा थे जिनके समय में गुप्ता वंश को सही मायने में एक पहचान मिली और प्रसिद्धि हासिल हुई चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, ठीक है, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को जो कहा जाता है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, बहुत बार पूछा गया, भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है, नेपोलियन इनको कहा जाता है, ठीक है। और इनको पराक्रम भी कहा जाता है, पराक्रमक, इनकी एक उपाधि क्या थी, पराक्रमक। और ये पहले रूलर थे जिन्होंने दक्षिण की तरफ कूच किया और दक्षिण को जीता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें आप, ठीक है।
पराक्रमंक या पराक्रमांक भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। बात करें चंद्रगुप्त सेकंड की, तो चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने ली थी, विक्रमादित्य। तो याद रखिएगा कि वैसे तो विक्रमादित्य की उपाधि कई रूलर्स ने ली है, लेकिन जो प्रसिद्ध हुए वो कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। बाकी इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग आगे। कुमार गुप्त के बारे में, जो कि 415 से 454 एडी तक रहे हैं, ठीक है। इनके बारे में एक बात आपको याद रखनी है कि इन्होंने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में कराई थी। किसने कराई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। इनकी उपाधि क्या थी? महेंद्रादित्य। इनकी उपाधि आप लिख सकते हैं महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य इनको कहा जाता है, या शुक्रादित्य भी इनको कहा जाता है, शुक्रादित्य, ठीक है। इनको शुक्रादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्कंदगुप्त की बात करते हैं। तो स्कंदगुप्त के बारे में कुछ खास नहीं, स्कंदगुप्त के बारे में बस आपको इतनी बात रखनी है कि हुणों का पहला आक्रमण इन्हीं के समय में हुआ था, ठीक है। इनके समय में आप क्या लिख सकते हैं? हुणों का पहला आक्रमण, हुणों का पहला आक्रमण, ठीक है। हुणों का पहला आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के टाइम पर ही हुआ था। भानुगुप्त के बारे में बस क्या बात आपको याद रखनी है, भानुगुप्त के समय में एक एरण अभिलेख की रचना इन्होंने कराई, एरण अभिलेख। अब ये एरण अभिलेख क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? क्योंकि इसी अभिलेख में सबसे पहली बार सती प्रथा का एक रिटन फॉर्म हमें देखने को मिलता है। या आपसे क्वेश्चन बनता है कि सती प्रथा का जो लिखित प्रमाण है वो किससे मिलता है, तो आप क्या बताएंगे? एरण अभिलेख से, जो कि भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया था। विष्णुगुप्त के बारे में कुछ नहीं, बस आपको याद रखना है इस वंश के अंतिम शासक ये हुए हैं, अंतिम शासक ये हुए हैं, ठीक है। कौन? विष्णुगुप्त। लेट मी चेक कि आपको क्लियर है, यस, ठीक है। तो ये कुछ रूलर्स के बारे में एक बेसिक कंसेप्ट, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले लिखनी है। अब हम आगे क्या बात करेंगे? आगे बात करेंगे श्रीगुप्त से, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, सीक्वेंसली हम लोग इनके बारे में बात करेंगे और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं श्रीगुप्त की, ठीक है। श्रीगुप्त की बात करते हैं और देखते हैं क्या इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक, जो अपने को याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें श्रीगुप्त की, पहले जो रूलर हुए इनके, श्रीगुप्त की बात करते हैं। देखिए, श्रीगुप्त का टाइम पीरियड की मैंने आपको बताया 240 से लेकर 280 एडी तक जो है इनका टाइम पीरियड माना जाता है। इनके बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि इस वंश के, यानी कि गुप्ता वंश के, इस वंश के संस्थापक हुए हैं, जो मैंने वहां पर भी लिखा था, ठीक है। इस वंश के संस्थापक हुए, ठीक है। इन्होंने महाराज की उपाधि ली, महाराज की उपाधि ली, महाराज की उपाधि ली, जो सामान्यता सामंती लोग लिया करते थे, सामंती लोग लिया करते थे, या सामंती लोगों को कहा जाता था, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, कहा जाता था, ठीक है। तीसरी बात और क्या रखनी है, इन्होंने बिहार में एक मंदिर बनवाया था। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपसे, इन्होंने मगध, बिहार का जो एक जगह है मगध में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, मंदिर का निर्माण करवाया। अब कहा जाता है कि ये मंदिर विष्णु का ही था, लेकिन कुछ इसके प्रमाण नहीं है। तो मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर के निर्माण के लिए 24 गांव दान में दिए थे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 24 गांव दान में दिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर बनाने की जो प्रथा थी वो श्रीगुप्त से ही शुरू हो गई थी। और मैंने क्या बताया था, इनका नाम तो गुप्त ही था, श्री इनकी उपाधि थी, है ना। तो श्रीगुप्त, तो 24 गांव दान में इन्होंने दिए थे। पहली बात, दो ही बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, एक तो संस्थापक थे, दूसरा 24 गांव इन्होंने दान में दिए थे मगध में जो मंदिर बनवाया था। दूसरे जो रूलर हुए इनके बाद वो इनके बेटे हुए घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच। तो घटोत्कच के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। 280 से लेकर ये 319 एडी तक रहे हैं, यानी कि ईस्वी तक रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने कोई खास काम किया नहीं, तो इसलिए इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं आपको जानकारी याद रखनी है। बस दो ही बातें, एक तो इन्होंने जो उपाधि ली थी वो किसकी थी, महाराज की उपाधि ली थी इन्होंने, और ये किसके पुत्र थे, श्रीगुप्त के पुत्र थे, ठीक है। महाराज की उपाधि इन्होंने ली, महाराज की उपाधि इन्होंने ली, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि कहा जाता है कि जो आपके घटोत्कच थे, ठीक है ना, रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में पता चलता है, किसमें, रिद्धपुर अभिलेख से ही पता लगता है कि ये इस वंश के पहले रूलर हुए, ठीक है। तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। एक तो प्रभावती गुप्त और रिद्धपुर
रुद्रपुर, है ना, रुद्रपुर ताम्रपत्र अभिलेख, रुद्रपुर ताम्रपत्र अभिलेख, उसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड, ठीक है। रुद्रपुर है, रुद्रपुर ताम्रपत्र अभिलेख में इन्हें पहला राजा माना गया है, तो खैर ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है, लेकिन मान लीजिए अगर आरओ के पेपर में या यूपीएससी के प्री के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन से अभिलेख में लिखा है कि घटोत्कच गुप्ता वंश के संस्थापक हैं, तो आप क्या बताएंगे? रुद्रपुर ताम्रपत्र अभिलेख या फिर प्रभावती गुप्त अभिलेख, ठीक है। तो बस इनके बारे में इतनी ही बात है, ठीक है। अगले जो रूलर हैं हमारे वो हैं चंद्रगुप्त प्रथम, तो वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होती है फिर अपलोड करने में भी और आप लोगों को देखने में भी। तो आज की वीडियो में हमने जो देखा, क्या देखा हमने? गुप्ता वंश का ओरिजिन कैसे होता है, ये लोग थे कौन, किस तरह से कुषाण वंश के यहाँ पर ये सामंती हुए, स्वर्णिम युग के बारे में हमने थोड़ा डिटेल देखा, इनके जो राजा हमें पढ़ने हैं, जितने भी राजा मैंने इससे पहले लिखे वही हमें जो है डिस्कस करने हैं, तो वो हमने एक स्लाइड में देख लिया, और श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो आज की वीडियो में हमने इतना डिस्कस किया। इसके आगे का जो कंटेंट है, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम से शुरू करेंगे हम लोग अगली वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि उसी वीडियो में सारे रूलर्स के बारे में हम लोग बात कर लें, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ है। और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।